Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are fine. So today we have a topic: what are the developmental disorders? Here, psychologist Tariqa Sarwar. So firstly, we discuss what are the neurodevelopmental disorders. Neurodevelopmental disorders and NDS are the types of disorders may influence होता है how the brain function by the alerts of neurological developmental and causing difficulties in social, cognitive, and emotional functioning. And the most common NDs are autism spectrum disorder, attention deficit disorder. Many NDs are well known or widely studied. एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि हमारे ब्रेन फंक्शनिंग में प्रॉब्लम कॉज होने की वजह से जो है वो हमारी दूसरी सोशल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल फंक्शंस को डिस्टर्ब करके जो है वो डिसऑर्डर बनता है. Types. इसकी there are many types of neurodevelopmental disorders: attention deficit disorder, autism spectrum, cerebral palsy, communication disorder, conduct disorder, intelligence disabilities, learning disorders, and neurodevelopmental motor disorders पाए जाते हैं. इसकी प्रेवलेंस है कि एंडीज जो है वो इन मेल्स देन फीमेल्स, मेल्स में ज्यादा होता है फीमेल्स की निस्बत, और ये जेंडर डिफरेंस जो है मे बी ड्यू टू जेनेटिक्स और बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स की वजह से होता है ये जेंडर डिफरेंस. फिर इसमें जो है वो ऑल्सो एंडीज जो है वो लाइक आर मोर प्रेजेंट इन मेल्स. रिसर्चर डिटरमाइन द जेंडर डिफरेंसेस इन सिम्टम. उसके बाद कम्बोडिटी है. कम्बोडिटी एक कंडीशन है जिसमें लाइकली इंडिविजुअल जो है वो एंडीज के जो है वो कॉमन इंडिविजुअल डायग्नोज करते हैं ऑन द मल्टीपल एंडीज पे. मतलब एक नहीं, मल्टीपल एंडीज हो सकती है. मतलब मल्टीपल न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो है वो किसी भी मेल में पाए जा सकते हैं, जिसकी डायग्नोसिस जो है वो डायग्नोसिस मल्टीपल एंडीज पर होती है. इसमें 407 बॉयज एंड गर्ल्स हो सकती हैं. ऑन द 55% ऑफ द चिल्ड्रन में ये साइकाट्रिस्ट ने ये स्टडी में रिसर्च की है कि जो 55% जो है वो पॉपुलेशन में ये चीज हो सकती है. उसके बाद जो है वो फिर 10181 पार्टिसिपेंट्स में जो है उन्होंने ADHD ऑलमोस्ट 40% ऑफ कॉर्मिक कंडीशन में 28%, एंजाइटी डिसऑर्डर, टिक डिसऑर्डर्स ये 36% टू 44%, 36% इन गर्ल्स एंड 44% इन मैन में पाया जाता है एंजाइटी डिसऑर्डर. और फिर टिक डिसऑर्डर की बात की जाए तो 36% जो है ये गर्ल्स में पाया जाता है. और जो इसमें जो है उन्होंने रिसर्च की थी डिफरेंट लिमिटेशंस को रखते हुए. फर्दर इसके सिम्टम्स आ जाते हैं. सिम्टम्स ऑफ एंडीज में जो है वो इम्पेयरमेंट्स आती हैं. इसमें मेमोरी, लैंग्वेज, बिहेवियर, मोटर स्किल्स, लर्निंग, स्पीच, सोशल स्किल्स एंड इमोशंस प्रॉब्लम हो सकती हैं. दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. अब इसके कॉजेज क्या होते हैं? इसके कॉन्सेंट जो है वो कॉन्क्रीट कॉजेज जो है एंडीज के क्लियर नहीं है. वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ रीजंस जो है वो ऑनसेट हो सकते हैं, उसके रिसर्च में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें बहुत बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती है. समटाइम्स जो है वो जेनेटिक्स प्रॉब्लम, हार्मोनल इश्यूज या कोई भी रिस्क फैक्टर ट्रिगर करता है, स्ट्रेस या ट्रॉमा इलनेस के तौर की वजह से भी जो है ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो है वो कॉज हो सकता है. इसमें एपिजेनेटिक्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डेवलपमेंटल कंडीशन में. लाइक एपिजेनेटिक्स में जो इंडिविजुअल को इन्वायरमेंट, बिहेवियर पर जो अलर्ट्स मिलते हैं वो जीन ऑपरेंट बॉडी की वजह से हो सकते हैं. इसमें ट्रॉमा को निग्लेक्ट करना, फिर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आना, रिस्क फैक्टर्स बन जाना, फिर उस ट्रॉमा से निकल ना पाना, सर्टेन डिसऑर्डर्स में चले जाना, तो ये चीजें जो है वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को कॉज कर सकती हैं. अब इसका ट्रीटमेंट क्या रहा है? देयर आरंट मैनी ट्रीटमेंट्स ऑप्शन फॉर दोज विद एंडीज. डिफरेंट जो है वो एंडीज में यानी कि डिफरेंट न्यूरो डेवलपमेंटल की टाइप्स जो है उनमें डिफरेंट तरीके से जो है डिफरेंट मेथड को यूज करके ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें मैनेजिंग, कोपिंग एंड सिम्टम्स, ऑल दीज थिंग्स के ऊपर वर्क किया जाता है. इसमें बिहेवियरल थेरेपी आती है, यानी कि बिहेवियरल थेरेपी में अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस ABA का यूज किया जाता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का यूज किया जाता है, CBT का यूज किया जाता है. पर्सन को जो है वो बेनिफिशियल तौर पर सिम्टम्स CBT साइकोथेरेपी करवाई जाती है ताकि वो बिहेवियर यूटिलाइज हो सके उनका, और चिल्ड्रन को बिहेवियर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियर जो है वो सिखाया जाता है, स्पेशली ASD एंड AHD में, AHDH में, क्योंकि ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड ADHD अटेंशन डेफिसिट जो है हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर.
अब इसमें ट्रांसक्रिनल जो है वो मैग्नेटिक स्टिमुलेशन भी होती है। इसमें रिपीटेटिव ट्रांसक्रिनल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन जो है RTMS इज अ स्टिमुलरी थेरेपी है, जिसको कॉमनली यूज किया जाता है डिप्रेशन के लिए। बट रिसर्चर्स ट्रायल्स में इसे फाउंड किया गया प्रोस्पेक्टस ऑफ RTMS जो है वो बेनिफिट करती है फॉर द एंडीज पेशेंट्स, यानी कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के लिए भी बेनिफिट साबित होती है। इसकी RTMS की स्टडीज में अपेयर हुआ कि सवेयर एडवर्स इफेक्ट होते हैं ऑन द चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स के ऊपर, इसके उनके गुड इफेक्ट्स जो है वो पाए जाते हैं। फिर इसमें मेडिकेशन का यूज भी किया जाता है। समटाइम्स जो है वो ADHD के पेशेंट्स को जो है वो मेडिकेशन भी करवाई जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी होती है उनके अंदर, एगिटेशन, इंटरविडस, हाइपर एक्टिव होने की वजह से वो समटाइम्स रेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उन्हें जो है वो मेडिसिन का यूज यानी एंटी डिप्रेसेंट्स का और फार्माकोलॉजिकल जो है फार्मास्यूटिकल स्टडीज के ऊपर उनकी कॉग्निशन को चेंज करने के लिए उन्हें मेडिसिन दी जाती है, ताकि वो ट्रीटमेंट जो है वो फर्स्ट चॉइस तो थेरेपी होती है, बाद में जो है वो कोशिश की जाती है कि अगर स्ट्रेटजीज जो है वो ज्यादा खराब हो रही है, सिचुएशन ज्यादा खराब हो रही है, तो फिर मेडिकेशन की ट्रीटमेंट की तरफ लेकर जाया जाता है। इसमें जो है कॉन्वेंशनल एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन यानी कि कैम्प का भी यूज किया जाता है। इसमें न्यूट्रिशनल, फिजिकल एक्सरसाइजेज, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, इसमें आल्सो क्योंकि सम जो है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के जो पेशेंट बच्चे जो चिल्ड्रन होते हैं वो एक्टिविटीज में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, तो उनके लिए ऐसी लाइफ एक्टिविटीज, लाइफस्टाइल हैबिट्स उन्हें करवाई जाती हैं, ऐसी एक्टिविटीज करवाई जाती है कि वो अपने लाइफस्टाइल को कम्प्लीटली समझ सके। ठीक है, फिर इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव जो है कैम मेडिसिन को सपोर्ट किया जाता है मतलब माइंड बॉडी प्रैक्टिस के लिए, और सच एज अपर्चर, योगा एटसेट्रा, डिफरेंट अदर एक्सरसाइजेस का यूज करके बिफोर द मेडिसिन मेडिकेशन सीकिंग से पहले, और कभी कभार अलोंग विद द मेडिसिन भी ये जो सब एक्सरसाइजेस करवाई जाती है। अब फैमिली का क्या इम्पैक्ट होता है? फैमिली इम्पैक्ट, चाइल्ड जब बीइंग डायग्नोस होता है विद द ह्यूज एडजस्टमेंट, पेरेंट्स और लव्ड वंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कुछ पेरेंट्स इस चीज को पॉजिटिवली लेकर उसके ऊपर सिग्निफिकेंट काम करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने बच्चों को ज्यादा अटेंशन देते हैं और फिर उसको स्ट्रेस लेवल को दूर रखते हैं, बच्चों को स्ट्रेस के बिहेवियर से दूर रखते हैं, उसकी पूरी पूरी हेल्प करने की जो है वो कोशिश करते हैं। और उसके बाद जो है वो रिसर्चर्स में फाउंड किया गया कि जो स्ट्रेस है वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस पैदा करता है ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ पेरेंट्स के ऊपर भी, कॉमनली मदर्स, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है मैरिजेस का स्ट्रेस फैक्टर्स की वजह से। समटाइम प्रेगनेंसी के दौरान कुछ पेरेंट्स जो है वो मदर्स में स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से भी बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए उनके लिए माइंडफुलनेस टेक्निक्स का स्ट्रेस रिड्यूसिंग प्रैक्टिस करवानी चाहिए, मैरिजल काउंसलिंग, मेडिटेशन, रिड्यूसिंग स्ट्रेस, इस तरह की स्ट्रैटेजीज जो है वो पेरेंट्स मैरिज में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, ताकि उनके होने वाले बेबी को जो है वो कोई इशू ना हो, किसी भी तरह का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स ना हो। दैट्स ऑल। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने सारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को वन बाय वन पढ़ेंगे, स्पेशली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड ADHD डिसऑर्डर।